चले जी। आ, अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये समर 2021 का MSA 1 का सवाल है। 50 मार्क्स का। ये कोई टोटल आपके 50 मार्क्स बनते हैं प्यारे बच्चों। तो 50 नंबर का एक सवाल है। इस सवाल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है और जो चीजें हैं, वो जाहिर सी बात है वो ऑडिट से रिलेटेड है और IFRS से रिलेटेड है। तो हमने ये सवाल करना है, इसके अंदर एथिकल इश्यूज भी आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस भी हैं। तो ये सवाल CFAP 6 और MSA 1 दोनों के लिए रेलिवेंट है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? और MSA 1 के जो सवाल हैं उसको वो CFAP 6 में पूछ रहा है। तो मैंने कहा दोनों बच्चों का फायदा हो जाए। तो मुझे इजाजत है प्यारे बच्चों। MSA 1 वालों को तो मसला नहीं है भाई, कि अगर मैं आपके साथ CFAP 6 की भी क्लास ले रहा हूँ और उनका फायदा हो जाए। और CFAP 6 वाले को मसला नहीं है कि भाई अगर मैं आपको MSA 1 के सवाल करा दूं। दोनों खुश है भाई। और मैं आपको ये सवाल जो MSA 1 का करा रहा हूँ, ये CFAP 6 के बच्चे से बात कर रहा हूँ मैं। ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, ये सवाल मैं आपको CFAP 6 के पास पेपर से भी दिखा दूंगा कि इस सवाल को वहां पे कॉपी कर रहा है। तो प्यारे बच्चे स्टार्ट करें। अब रेडी? नहीं, MSA 1 की पहली क्लास नहीं है। MSA 1 के कुछ लेक्चर्स पोर्टल पे अवेलेबल हैं। मजीद अब लेक्चर्स इंशाल्लाह हम लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चले जी। यार स्क्रीन विजिबल है, आपको दिख रहा है या थोड़ा सा बड़ा करना है इसको? चले बच्चों जल्दी जवाब देने, बड़ा सवाल है, टाइम नहीं है हमारे पास। बिल्कुल होंगी फराज यार, कल भी तो हुई थी क्लास यार CFAP 6 की भाई। चले जी स्टार्ट करते हैं। यू आर इब्राहिम अली, योर वर्क एज एन ऑडिट सीनियर फॉर ANH on the audit of a new client, Lahore Builders, for the year ended 31 May 2021. Lahore Builders is a listed company that develops and manage commercial offices and mixed use development. The audit manager Sarah Hussain has provided you with the following information required to perform the initial planning for the audit of Lahore Builders. Appendix 1 contains the draft FS for the year ended. Appendix 2 provides a summary of discussion with the finance director. Appendix 3 contains the information of Lahore Builders bank covenant and loan negotiation. सही है। शायद आज की क्लास में हम अपेंडिक्स 3 ना देख सकें। आज की क्लास में जो हमारा फोकस होगा वो अपेंडिक्स 2 की तरफ होगा, सही है, और अपेंडिक्स 1 की तरफ होगा। ठीक हो गया जी? अपेंडिक्स 4 प्रोवाइड्स एन ईमेल द ऑडिट मैनेजर रिसीव फ्रॉम द ऑडिट पार्टनर। इसको भी शायद हम आज की क्लास में ना देख सकें, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Using the information contained in Appendix 1, 2, and 3, prepare a briefing note that explains financial reporting implication of the transaction contained in the Appendix 2. Contained in the Appendix 2. Include any potential adjustment where the information permits. ये जो वर्ड यूज कर रहा है ना प्यारे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। ये टेक्निकली बात किस चीज की कर रहा है? जब मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लेन करना होगा तो इसका क्या मतलब है? किस चीज को सामने रखना होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, किस चीज को सामने रखना होगा? नहीं नहीं, क्या हो गया अभी? IFRS को सामने रखना होगा। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। अब मसला क्या हो रहा है कि आपके पास जो CFAP 6 का पर्चा आ रहा है उसमें एक दो अटेम्प्ट में उसने ये हरकत कर दी और ये वर्ड लिख दिया एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। सही है, तभी हम इस सवाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर है CFAP 6 और MSA 1 वाले प्यारे बच्चों? चलें, बिल्कुल रेडी रहना है, सवाल में बिल्कुल हमने इन्वॉल्व होना है। Review and analysis the draft FS include the impact of any potential adjustment in the analysis. जो ऊपर आपने एडजस्टमेंट बताई है उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क, ये वर्ड आ गया ऑडिट रिस्क का, फॉर लाहौर बिल्डर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2021। तो इसका मतलब है सर ऑडिट रिस्क, तो मतलब किसकी बात कर रही है? ये आइजा 315 की बात कर रहा है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बतानी तो मतलब IFRS की बात कर रहा है। और जब हम ऑडिट रिस्क बता रहे होते तो हम तो कहते ही थे कि ऑडिट रिस्क ये है कि FS में नॉट बी इक्वल टू। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? अब इस सवाल की खास बात क्या है
जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन मैं एक्सप्लेन करूंगा उसी को लिंक करके मुझे क्या बताना पड़ेगा, ऑडिट रिस्क। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा ऑडिट रिस्क कुछ और हो, ऑडिट रिस्क किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों को? चले जी बच्चों, थोड़ा सा अगर आप पार्टिसिपेट कर लेंगे तो प्यारे बच्चों फायदा हो जाएगा। सही, थोड़ा जवाब दे देना, बस वाई लिख देना, इतनी मेहरबानी कर देना। सही है, समझना है एन लिख देना। सबसे पहले इसके एफएस देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास रेवेन्यू है, इस साल रेवेन्यू आपका डिक्लाइन हो रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके कम हो रहे हैं। फेयर वैल्यू मूवमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, ये वर्ड समझ में मुझे आता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वर्ड क्यों समझ आता है मुझे बताएं, क्या इस लाइन में, इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिससे लगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आनी चाहिए? जल्दी बता दें भाई। बिल्डर है ना, जबरदस्त बिल्डर है, बिल्डिंग शिल्डिंग बना रहा है और आगे रेंट पे दे रहा है। सही है, बिल्डिंग शिल्डिंग बना रहा है, आगे रेंट पे दे रहा है। डन हो गया भाई, जबरदस्त जबरदस्त। तो सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ रही है। फिर पीपी देखूं, पीपी इस साल मेरा कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी सी बढ़ रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है, रिसीवेबल बढ़ रहा है, कैश मेरे पास आ रहा है बहुत कम हो रहा है, शेयर कैपिटल मेरा सेम है, रिटेन अर्निंग थोड़ा सा बढ़ा है मेरा, लोन की अमाउंट थोड़ी सी कम हुई है, ट्रेड अंदर पेबल बहुत कम हुआ है, ओडी फैसिलिटीज और कम हुई है मेरे पास, और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये मेरे पास एफएसएस को थोड़ी देर में हम देखते हैं। सही है, फिर जो असल चीज आ रही है अपेंडिक्स टू, ये जो असल चीज आ रही है अपेंडिक्स टू। सही है, और मैं सवाल की तरफ वापस जाता हूँ। Explain the financial reporting implication of the transaction contained in appendix 2, contained in appendix 2। और वो कह रहा है आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द ऑडिट्स फॉर द लाहौर बिल्डर्स फॉर द ईयर एंडेड, और मुझे ऑडिट रिस्क भी आइडेंटिफाई करना है। तो आज की क्लास में हम ये काम कर लेते हैं कि जो अपेंडिक्स 2 दिया हुआ है, जो अपेंडिक्स 2 दिया हुआ है, ये अपेंडिक्स 2 है हमारे पास, इसके ऊपर हम ऑडिट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसके ऊपर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और इसी के ऊपर हम ऑडिट रिस्क बना लेते हैं। अब क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों को? तो इसको है तो 50 नंबर का सवाल, लेकिन हम बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हम एक ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं, और वो ट्रांजैक्शन क्या है? वो ट्रांजैक्शन है सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। बच्चों ये बात समझ आती है सबके? अच्छा जी, ऑन 1 जून 2020 आपका ईयर एंड क्या था भाई? आपका ईयर एंड था 31 मई 2021। सही है, आपका ईयर एंड था 31 मई 2021 में, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े। आपका ईयर एंड है 31 मई 2021। सेल एंड लीज बैक, ऑन 1 जून 2020 लाहौर बिल्डर्स सोल्ड इट्स हेड ऑफिस टू इट्स बैंक एंड इमीडिएटली लीज इट बैक अंडर विच। अच्छा शाजिब, शाजिब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस आपने बताई हैं उसी के ऑडिट रिस्क भी बता दूंगा, और उसके अलावा सवाल में कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके भी ऑडिट रिस्क बता दूंगा। ये मैं आपको दोनों चीजें सिखा दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक हो गया? अच्छा, और कोशिश करिएगा उसको एवरीवन करके सवाल करें ताकि सबको पता चल जाए मैं बात क्या कर रहा हूँ। ऑन 1 जून 2020 लाहौर बिल्डर्स सोल्ड इट्स हेड ऑफिस टू इट्स बैंक एंड इमीडिएटली लीज इट बैक, एंड इमीडिएटली लीज इट बैक under a 10-year lease contract. Lahore Builders received rupees 484.5 million for the head office, which the finance director believes it to be a good deal as it has significantly increased the company's cash flow and it will increase its reported profit. He indicated that the fair value of the head office was rupees 585 million at the date of sale and the future lease payments are lower than market rates। ये खतरनाक बात कर रहा है, कह रहा है कि जो and the future lease payments are lower than the market rates. The lease payments is rupees 23.8 million per annum payable in arrears commencing on 31 May 2021. The present value of the future lease payments on commencement of the lease is rupees 170 million and the implicit rate in the lease is 6.6%. Under the terms of the lease, the bank can cancel the lease agreement and take the full control of the head office with 6-month notice। क्या यहाँ तक बात समझ आती है भाई? At 1 June 2020, the head office had a carrying amount of rupees 408 million and had a remaining useful life of 30 years. The transaction has been recorded by removing the asset and recognizing a gain of rupees 76.5 million
द लीज पेमेंट ऑफ ₹23.8 million हैज बीन रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। प्यारे बच्चों, आई कैप कर क्या रहा है, आपको समझ आ रही है? ये सवाल उसने आपके सामने रखा, इसी सवाल से वो आपसे कह रहा है मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस ही बताओ, और जाहिर सी बात है जब वो ऑडिट रिस्क कह रहा है तो इसी को सामने रख के मुझे क्या बताना पड़ेगा? ऑडिट रिस्क। और ये दोनों चीजें प्यारे बच्चों मेरी आपस में क्या होनी चाहिए? सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें मेरी आपस में क्या होनी चाहिए? ये मेरी लिंक और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये वो रीजन होता है कि बच्चा एमएस1 में फेल हो रहा है, तभी C5 में इसको एग्जामिन किया जा रहा है। सवाल क्लियर है हमें प्यारे बच्चों? सवाल को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है। 1 जून 2020 को एक ट्रांजैक्शन हुई है। 1 जून 2020 को एक ट्रांजैक्शन हुई है, और ट्रांजैक्शन क्या हुई है? ट्रांजैक्शन हुई है सेल एंड लीज बैक। ठीक हो गया जी? अच्छा, कितने पैसे मिले? कैश कितना मिला भाई? कैश मिला 484.5 million। ठीक हो गया मेरे प्यारे बच्चों? इसी तारीख को, ये सारी ट्रांजेक्शन 1 जून की है, इसी तारीख को मेरी फेयर वैल्यू, यार ये क्या कर रहे हो मोहम्मद, यार नहीं करो मेरे भाई। इसको मिटा दो यार तुम लड़के। चले मैंने मिटा दिया, छोड़े हम। अच्छा जी, और फेयर वैल्यू कितनी थी प्यारे बच्चों? इसी तारीख को इसकी फेयर वैल्यू थी प्यारे बच्चों कितनी? 585 मिनट। सवाल आपने देखना है, सही है, सवाल आपने देखना है। डन हो गया? लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी प्यारे बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितनी थी सारी? 170 million। ऐसा ही हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कितने, लीज टर्म कितना है प्यारे बच्चों? एलटी बता दे मुझे, लीज टर्म कितना है, जल्दी से बता दे। 10 years। एसिड की यूजफुल लाइफ कितनी है प्यारे बच्चों? एसिड की यूजफुल लाइफ कितनी है? ये सारी चीजें क्यों लिखना जरूरी है? बिकॉज पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सेल है भी कि नहीं। आप समझ रहे हैं? पहले अगर IFRS 15 अप्लाई होगा, IFRS 15 के बाद IFRS 16 अप्लाई होगा। अगर तो IFRS 15 का आंसर ही नो आ गया, तो फिर कौन सा IFRS अप्लाई होगा? प्यारे बच्चे, पता है ना, मैं दोनों C5 6 MS7 दोनों भाई थोड़ा सा रेड पेन से लिख रहा हूं, सामने रखिएगा। ये मैं क्या कह रहा हूं? सेल एंड लीज बैक। ये सेल होगी, किसके हिसाब से कंक्लूड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, किसके हिसाब से कंक्लूड करना पड़ेगा? IFRS 15 के हिसाब से कंक्लूड करना पड़ेगा। क्या अगर IFRS 15 के हिसाब से या तो ये सेल होगी, या तो IFRS 15 के हिसाब से सेल नहीं होगी, या अगर IFRS 15 के हिसाब से सेल हो गई, तो उसके बाद जाके क्या अप्लाई होगा? IFRS 16। ऐसा ही है। और अगर IFRS 15 के हिसाब से सेल ही नहीं है, तो मतलब एसेट तो मेरी बुक्स में, और जब एसेट मेरी बुक्स में, तो अब क्या अप्लाई होगा? अब IFRS 9 अप्लाई होगा। ये पता है ना प्यारे बच्चों हम सबको? अच्छा, क्या ये IFRS 15 के हिसाब से सेल है प्यारे बच्चों? नंबर्स देख के बताएं। ये पैराग्राफ आप पढ़ें, क्या ये सेल है? जल्दी, छेती छेती, ऐसी क्या चीजें लिखी जिसकी वजह से लग रहा है कि यार एसेट तो रिकॉग्नाइज होगा भाई, सेल तो है। जल्दी, छेती छेती। बच्चों, सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है? 10 years वर्सेस 30 years। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। 10 years वर्सेस 30 years। और इसके अलावा एक और चीज लिखी हुई है प्यारे बच्चों, जल्दी से, एक और चीज लिखी हुई है। बैंक है, मिद्दत बहुत जबरदस्त, बैंक हैज द राइट, बैंक हैज द राइट टू कैंसल द लीज एग्रीमेंट, टेक द फुल कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफिस टू एंड टेक, इट मींस ये एसेट, एसेट बैंक का ही है। वो जब चाहे नोटिस देके आपसे ये एसेट वापस आप अपने कंट्रोल में रख लेगा। प्यारे बच्चों, क्या ये सेल है? जल्दी बता दे, क्या ये IFRS 15 के हिसाब से सेल है? यस। तो इसका मतलब इसमें IFRS 15 भी अप्लाई होगा, और अच्छा, IFRS 16 क्यों अप्लाई होगा? IFRS 16 क्यों अप्लाई होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से।
बिकॉज मेरे पास एसेट नहीं है, मेरे पास अब इसको राइट टू यूज एसेट है। क्या ये बात समझ आती है? एसेट का कंट्रोल मेरे पास नहीं है, हाँ, लेकिन इस एसेट को यूज करने का राइट मेरे पास मौजूद है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब अगर हम सवाल में देखें, अब अगर हम सवाल में देखें तो अब जब आपने उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन को एक्सप्लेन करना होगा, जब आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन को एक्सप्लेन करना होगा, सबसे पहली आपकी कमेंट्री किस चीज के ऊपर होगी प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, सबसे पहली कमेंट्री किस चीज के ऊपर होगी? IFRS 15 पे। तो आप कहोगे जी IFRS 15 के हिसाब से ये सेल्स ट्रांजैक्शन है। सुन लीजिएगा मेरी बात को, IFRS 15 के हिसाब से मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, IFRS 15 के हिसाब से सेल ट्रांजैक्शन है। क्यों? वाई? सवाल की दो चीजें आप कॉपी कर देंगे, डन हो गया? सवाल की दो चीजें आप कॉपी कर देंगे। पहला, मैक्सिमम टाइम के लिए वो यूज कर रहा है, उसके पास आ जाएगा, और उसके पास राइट है कि वो नोटिस देके अपने पास कंट्रोल ले लेगा। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। तो पहला जो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन करेंगे वो ये करेंगे। सेकंड जो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन करेंगे वो कौन सा करेंगे? जल्दी से बता दें। सेकंड जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? अब वो IFRS 16 होगा। और आप कहोगे एज पर IFRS 16, चूंकि मेरे पास राइट टू यूज एसेट है, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मैं ले रहा हूं, 10 साल के लिए मैं उसको यूज कर सकता हूं, राइट टू यूज एसेट मेरे पास है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे, अच्छा, अगर ये सेल है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी? पीपी क्या होगा मेरा? जल्दी से बता दें, पीपी क्या हो जाएगा मेरा? डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। राइट टू यूज एसेट मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट टू यूज एसेट मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट टू यूज एसेट मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। कैपिटलाइज का वर्ड यूज ना करिएगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप रिकॉग्निशन करने जा रहे हैं। और जो आपके पास गेन आएगा इन सब चीजों में, वो गेन आप उस परसेंटेज तक रिकॉर्ड कर सकते हैं जिस परसेंटेज तक आपने, जिस परसेंटेज तक आपने रिटेन किया हो। नहीं, जो आपने रिटेन किया उस पर गेन कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? जितना आपने रिटेन नहीं किया उस पे गेन है, वो सेल है। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? बच्चों ये क्लियर है? हम सारे यहाँ पे ये क्लियर है? ये जो मैं येलो से लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपके सामने एक चीज पेश कर दूं ताकि आपको ये परेशानी ना हो। सेल एंड लीज बैक से रिलेटेड ये चीजें आपके पास ऑलरेडी आ रही हैं, सही है? सारी चीजें नोट करके रखी हैं, आगे जितने सवाल आ रहे हैं उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई है, सही है? अभी फिलहाल आप समझ रहे हैं, सही है? समझने की कोशिश करिएगा इसको। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? ये मैंने उसको 4-5 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन कर दी, डन हो गया। और वो कह रहा है, सवाल में उसने क्या कहा था? सवाल में उसने कहा था कि मुझे एडजस्टमेंट भी बता देना, इंक्लूड एनी पोटेंशियल इशू वेयर द इंफॉर्मेशन परमिट्स। तो यहाँ पे मैं, इसने क्या हरकत करी है प्यारे बच्चों सवाल में? इसने क्या हरकत करी? इसने लीज पेमेंट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है, ऐसा ही है? इसने गेन रिकॉर्ड कर दिया है 76.5 मिलियन का, ऐसा ही है? प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं, अब जब एडजस्टमेंट निकालनी है, अब जब एडजस्टमेंट निकालनी है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई ना कोई हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे कैलकुलेशन लिख दूं मैं? बच्चों स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पे मिस करी हुई है, कैरिंग वैल्यू कितनी है हमारे पास? कैरिंग वैल्यू हमारे पास है एसेट की कितनी प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। 408 मिलियन। अच्छा जी, डन हो गया। 408 मिलियन। बच्चों मुझे बताएं, मुझे आज एसेट की जो मैंने फ्यूचर पेमेंट करनी है, इस एसेट को जो मैंने फ्यूचर पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है? 100, आज के दिन कितने करनी है? 170 मिलियन, ये लिख दूं मैं पहले? और एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? इट मींस इतना, इतनी इसमें से मैं इस 585 में से इतनी की तो पेमेंट कर रहा हूं,
तो इसका मतलब इतना इतना परसेंटेज ऑफ एसेट तो मैं क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, इतना परसेंटेज ऑफ एसेट क्या कर रहा हूँ मैं, जल्दी छेती छेती इसको रिटेन कर रहा हूँ, इसको रिटेन कर रहा हूँ। लेकिन सर एक मसला है, इसको गौर से देखें, यहाँ पे कोई मसला लग रहा है आपको? सेल्स प्रोसीड्स आर लेस देन फेयर वैल्यू, सेल्स प्रोसीड्स आर लेस देन फेयर वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कितने से कम करा है, इसको माइनस करोगे, कितने से कम किया हुआ है? 100.5 हो गया। प्यारे बच्चों इस 100.5 का क्या करूं, जल्दी से बता दें, इस 100.5 का क्या करूं बच्चों? ये प्री पेमेंट है यासीन शाहिद, जबरदस्त। प्री पेमेंट क्यों है, क्यों है? विल बी कंसीडर्ड डाउन पेमेंट, क्यों सर? क्यों भाई? प्यारे बच्चों मेरी बात, इस एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 585 मिलियन। मुझे आज कैश कितना मिल रहा है? मुझे आज कैश कम मिल रहा है, क्यों कम मिल रहा है? इसलिए कम मिल रहा है बिकॉज वो मुझसे कह रहा है कि आप आगे जाके आप मुझे कैश कम पे करना। जब आज बैंक आपको कैश कम पे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है आपसे, वो चाह रहा है आपसे कि आगे जाके आप मुझे इस एसेट को, जो आपने लीज लायबिलिटी पे करनी है, वो कम करना। इसका मतलब ये प्रेजेंट, ये जो आपके पास 100.5 मिलियन है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्री पेमेंट, इट विल बी। इसका मतलब है इसको आपने यहां पे भी क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू में भी क्या करना पड़ेगा, ये तो फ्यूचर पेमेंट से, और आज के दिन में 100.5 भी टेक्निकली स्पीकिंग उसको पे कर रहा हूं। क्यों पे कर रहा हूं? बिकॉज अगर ये मुझे आज 585 मिलियन देता, सुनिएगा मेरी बात को, अगर आज ये मुझे 585 मिलियन पे करता, तो प्रेजेंट वैल्यू में ये 170, क्या मुझसे फिर ये रिटर्न में 170 मिलियन ही मांगता? जल्दी से बता दे, क्या ये रिटर्न में मुझसे प्यारे बच्चों 170 ही मांगता? ज्यादा मांगता, सही है, ज्यादा मांगता। जब ज्यादा पैसा मांगता तो मतलब कितना मांगता है, इसमें 100.5 आप ऐड कर दें प्यारे बच्चों। डन हो गया। तो टेक्निकली स्पीकिंग अरेंजमेंट कैसा हुआ कि जी आज मैं आपको कम पे कर रहा हूं, लेकिन आगे जाके आपसे कम भी, पैसे भी कम लूंगा। तो जब नीचे 585 के अंदर 100.5 शामिल है, नीचे डिनोमिनेटर में जब 100.5 शामिल है, सुनते रहेगा यहाँ पे, नीचे डिनोमिनेटर में जब 100.5 शामिल है, तो मुझे कैलकुलेशन पर्पज के लिए ऊपर भी 100.5 को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। मुझे ऊपर भी 100.5 को ऐड करना पड़ेगा। कितना परसेंटेज आया, कितना परसेंटेज आया प्यारे बच्चों? जल्दी, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। जल्दी, छेती छेती। 46.23%, 46.23% represents the percentage of रिटेन, परसेंटेज ऑफ डी रिकॉग्निशन बता दो, या परसेंटेज ऑफ डिस्पोजल बता दो। 53.7%। ठीक हो गया मेरे भाई, ठीक हो गया मेरे भाई, ये बात समझ आती है। इसका मतलब यह है, इस कैलकुलेशन की बेसिस पे मुझे आप एंट्रीज बता दें जल्दी से प्यारे बच्चों, इस कैलकुलेशन की बेसिस पे छेती छेती मुझे एंट्रीज बता दें। 46.3% को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 408 से, जो मेरी कैरिंग वैल्यू है। तो मेरे पास अभी 408 का कैरी हो रहा था, और इसमें से मैं 46.23% कैरी कर रहा हूँ। क्या क्या अमाउंट आया प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें।
188.9, 188.6, 188.6 represents right to use asset। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। मेरे पास कैश कितना आया, जल्दी बता दे, मेरे पास कैश कितना आया? $484.5, जबरदस्त। मेरे पास पीपी कितने से डी रिकॉग्नाइज होगा? मेरे पास लीज लायबिलिटी कितने से आ जाएगी? मेरे पास लीज, सब कुछ सवाल में दिया हुआ है, मेरे पास लीज लायबिलिटी कितने से आ जाएगी मेरे भाई? जल्दी छेती छेती, सब कुछ सवाल में दिया हुआ है। डन हो गया प्यारे बच्चों। जो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ गई, जो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ गई, कितनी बनी? जो मेरे पास क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो गेन और लॉस मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी। कितना बनता है भाई, जल्दी से बता दें। मेरे पास गेन का अमाउंट बनता है 95.1 का प्यारे बच्चों का। यहां तक बात समझ आती है? यहां मेरा डेबिट क्रेडिट मैच कर गया पूरा, और मेरे पास ये, अब इसने क्या हरकत करी है, ये एंट्री होनी चाहिए। क्या इसने राइट टू यूज एसेट रिकॉग्नाइज किया है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, क्या इसने राइट टू यूज एसेट रिकॉग्नाइज किया है? नहीं। अब आप फौरन से सिर्फ एंट्री नहीं बताएंगे, ये पेन को नोट करिएगा, आप फौरन से इसका इंपैक्ट भी बता देंगे, आप फौरन से इसका इंपैक्ट भी बता देंगे। क्या इसने पीपी को डी रिकॉग्नाइज किया? क्या इसने लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड की? इसका मतलब है मुझे इसका भी इंपैक्ट बताना पड़ेगा, मुझे इसका भी इंपैक्ट बताना पड़ेगा प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? हाँ, इसने गेन रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन सवाल में मैं देखूं तो गेन कितने से रिकॉर्ड किया हुआ है इसने? 76.5 मिलियन से। गेन जो सवाल में रिकॉर्ड हुआ है कितने से रिकॉर्ड हुआ है? 76.5 मिलियन से। क्या यहां तक? अच्छा, पीपी को तो डी रिकॉग्नाइज कर चुका है, पीपी को तो ये डी रिकॉग्नाइज कर चुका है। प्यारे बच्चों, अब जब आपने इंपैक्ट बताना होगा ना, अब जब आपने इंपैक्ट बताना होगा, इसे 76.5 में गेन कैसे निकाला पता है ना आपको? ये उसने कहा कैश इतना मिला, कैरिंग वैल्यू इतनी है, दोनों को माइनस कर दो तो मेरे पास गेन आ गया। इट मीन कैश डेबिट किया उसने, पीपी क्रेडिट किया, और गेन में बैलेंस फिगर से 76.5 लिखा। ये समझ आता है ना प्यारे बच्चों? जबरदस्त जबरदस्त। अब जब आपने इंपैक्ट बताना होगा प्यारे बच्चों, यहां ऑडिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, और यहां मटीरियलिटी से आपने बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका यहां पे काम यूज हो जाएगा टू यूज द बैलेंस शीट, टू यूज द बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती, सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। नॉर्मली कंपनी लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है, प्रॉफिट भी आ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, पिछले साल भी प्रॉफिट है, इस साल भी प्रॉफिट है प्यारे बच्चों। मैं एक बेंचमार्क किसको बना सकता हूं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। नॉर्मली क्या परसेंटेज यूज कर सकता हूं मैं? नॉर्मली क्या परसेंटेज यूज करूंगा? 5%। जल्दी से बता दे मुझे 377 का 5%। द मटीरियलिटी इज ₹55 million बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। अच्छा, मेरे पास टोटल एसेट्स भी दिए हुए हैं, मेरे पास टोटल एसेट्स भी दिए, मैं मटेरियलिटी इसके हिसाब से भी एक निकाल लूंगा। सही है? नॉर्मली टोटल एसेट्स में मेरी मटेरियलिटी कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1%। और नेट एसेट्स पे, नेट एसेट्स में मेरी मटेरियलिटी कितनी होती है? 2%। तो यहां पे जो मेरे पास मटेरियलिटी आ रही है वो कितनी की आ रही है? 84 मिलियन की। और यहां पे कितनी हो जाएगी? 76 हो जाएगी। ऐसा ही है बच्चों? 377 का 5% कितना बनेगा भाई? 55 नहीं बनेगा। इस साल 21 की मटेरियलिटी निकालोगे ना, 20 को क्यों देख रहे हो? 21 को सामने रखो ना यार, 377 का लो ना। 18.85 मिलियन, सही है। तो आप कहोगे भाई मटेरियलिटी के ये तीन बेंचमार्क के हिसाब से ये मटेरियलिटी बन रही है प्यारे बच्चों, इस पे भी ये नंबर बन रहा है ना? सही है।
मुझे बताएं, ये जो हरकत हुई है नीचे, ये जो हरकत हुई है प्यारे बच्चों, क्या ये मटेरियल है? जल्दी, छेती छेती। सर, क्या लीज लायबिलिटी वाली हरकत मटेरियल है? क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? यहां तक बात समझ आ रही है? ये आपने उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन एक्सप्लेन करके दे दी। यहां तक क्लियर हो प्यारे बच्चों? तो मैं आगे बढ़ता हूँ और एक जबरदस्त चीज पढ़ा रहा हूँ। मैं शायद सबको समझाऊंगा, पहले सवाल को तो देख लेना। बिल्कुल बेफिक्र हैं प्यारे बच्चों। चले भाई, जल्दी, छेती छेती प्यारे बच्चों। ये क्लियर है तो आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी है शाहजेब, बिल्कुल मैंडेटरी है। बिकॉज अगर मटेरियल नहीं होगा तो आप एज एन ऑडिटर एडजस्टमेंट प्रपोज ही नहीं करोगे ना। बच्चा, अब इसी सवाल में गौर से देखिएगा। अब मैं दूसरी रिक्वायरमेंट में आ रहा हूं, और दूसरी रिक्वायरमेंट किस चीज की है भाई? दूसरी रिक्वायरमेंट किस चीज की है? एक और रिक्वायरमेंट थी ना सवाल में। ऑडिट रिस्क। प्यारे बच्चों, अब ये जो आपने इतनी मेहनत कर ली है ना, ये जो आपने इतनी मेहनत कर ली है, एक चीज याद रखिएगा, सवाल में ऑडिट रिस्क लिखा हुआ है। मैं ऑडिट रिस्क के बाद आपको ऑडिट प्रोसीजर्स भी बताऊंगा। तो बहुत एक्टिव रहना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं ऑडिट रिस्क के साथ ऑडिट प्रोसीजर्स भी, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन समझाने के लिए बताऊंगा। सुनिएगा मेरी बात को, सही है? प्यारे बच्चों, जब आप ऑडिट रिस्क बताए ना, तो यहाँ पे आपने जो इतनी मेहनत कर ली है ना, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने क्या बताना है फौरन से? आपने जल्दी से क्या बताना है? आपने फौरन से प्यारे बच्चों, टाइम सेव करने के लिए और एक कंसिस्टेंट आंसर रखने के लिए, आपने फौरन से इस पे ऑडिट रिस्क भी बताना है। आप ऑडिट रिस्क कैसे बताएंगे? जल्दी से बताएं। ऑडिट रिस्क कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों? इस सिनेरियो में क्या क्या ऑडिट रिस्क हो सकते हैं? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। ये जो फेयर वैल्यू दिख रही है, ये सबसे पहला तो इसका रिस्क हो गया। इसके अलावा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका रिस्क नहीं लग रहा कि अगर IFRS 15 के हिसाब से सेल ही नहीं हुई है, फिर तो गए आप। अगर IFRS 15 के हिसाब से सेल ही नहीं हुई, तो आपका रिस्क क्या होगा? आपका रिस्क होगा, देयर इज अ रिस्क। क्या रिस्क है भाई? कि ये सेल्स ट्रांजैक्शन है भी या नहीं, एज पर IFRS 15। डन हो गया प्यारे बच्चों? दूसरा रिस्क, अगर तो है अगर तो है तो कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा प्यारे? कैरिंग अमाउंट तो अकाउंट से दिख जाएगी। दूसरी चीज क्या होगी प्यारे? मुझे जल्दी से बता दें। बच्चों, आवाज आ रही है? मुझे चार रिस्क समझ आते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये चार रिस्क समझ आते हैं? जल्दी छेती छेती, बड़ा लॉजिकल चला हूं मैं। पहला रिस्क, सेल्स ट्रांजैक्शन आईएफआरएस 15 के हिसाब से है या नहीं, मेरा पहला रिस्क। दूसरा रिस्क, फेयर वैल्यू सही डिटरमाइन नहीं करी। तीसरा रिस्क, राइट टू यूज एसेट को सही रिकॉग्नाइज ना किया हो। चौथा रिस्क, गेन ऑन डिस्पोजल सही रिकॉर्ड ना किया हो। बच्चों यहां तक क्लियर है? इसको नोट ना कर रही है, मैं आपको शेयर कर लूंगा प्यारे बच्चों, मुझे जवाब देना ताकि मैं आगे बढ़ूं। थोड़ा समझने की कोशिश करें, 50 मार्क्स का सवाल है ये। जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त मेरे बच्चों। इससे फायदा क्या होगा सुनिएगा, इससे फायदा क्या होगा। ये जो मैंने रिस्क लिखे, ये जो मैंने रिस्क लिखे, ये कहां से कनेक्टेड है? ये कहां से कनेक्ट कर लिए मैंने, जल्दी बता दें। ये मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन से ही मेरे प्यारे बच्चों कनेक्ट कर लिए। इससे फायदा क्या होगा प्यारे बच्चों? से फायदा ये होगा कि अब अगला अच्छा, ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन मैं ऑडिट प्रोसीजर में भी खेलूंगा थोड़ी देर, इजाजत है? सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, इजाजत है प्यारे बच्चों? चलें, सुनिएगा मेरी बात को, बड़े गौर से सुनिएगा। देयर इज अ रिस्क दैट द सेल्स ट्रांजैक्शन एज पर आईएफआरएस 15, सही है? क्या ये सेल्स ट्रांजैक्शन है या नहीं है? मैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या देखूंगा बच्चों, जल्दी से बताते हैं। मैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या देखूंगा बच्चों, जल्दी छेती छेती। इंस्पेक्ट, क्या देखूंगा? सेल्स एग्रीमेंट। क्यों देखूंगा? वेदर इट मीट्स द रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एज पर। डन हो गया प्यारे बच्चों? डन हो गया? अरे इस प्रोसीजर करने के लिए मुझे रिस्क तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना भाई। हैशकॉल में फ्रॉड हुआ है, आपको पता है। क्या आप फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे? रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो प्रोसीजर परफॉर्म कर सकेंगे ना भाई। जबरदस्त जबरदस्त प्यारे बच्चों, फेयर वैल्यू, जल्दी छेती छेती, फेयर वैल्यू जल्दी छेती छेती। फेयर वैल्यू सही डिटरमाइन नहीं करी होगी, याद आ रही है टेक्निक प्रोसीजर्स की? एमएसए वालों, सीफए वालों, प्रोसीजर की टेक्निक याद आ रही है? जबरदस्त जबरदस्त सर, मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट ले लूंगा। सिर्फ रिपोर्ट नहीं लूंगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस को भी इवेल्युएट करूंगा। जो एजम्पशंस उसने यूज करी है वो चेक करूंगा कि एजम्पशन रीजनेबल है। जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया है, क्या वो डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है? और अगर चाहूं तो मैं अपना ऑडिटर एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर सकता हूं। यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? टेक्निक याद आ रही है? बेहतरीन हो गया, हम आईएफआरएस से आईएसएस की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट टू यूज एसेट में बी इन अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज। प्यारे बच्चों, राइट टू यूज एसेट के लिए भी मुझे क्या देखना पड़ेगा, जल्दी से बता दे। राइट टू यूज एसेट के लिए भी मुझे क्या देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती। नहीं नहीं, राइट टू यूज एसेट, जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पे इंस्पेक्ट कौन सा एग्रीमेंट करूंगा मैं? यहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करूंगा? यहाँ पे सेल्स एग्रीमेंट नहीं शायान, सेल्स का वर्ड ऊपर आएगा। सेल्स का वर्ड ऊपर आएगा, सेल्स एंड दो अलग एग्रीमेंट बनते हैं। ये कौन सा एग्रीमेंट होगा? बिल्कुल, तो मैं इंस्पेक्ट करूंगा लीज, लीज एग्रीमेंट में क्या ढूंढूंगा? क्या चीजें ढूंढूंगा प्यारे बच्चों लीज एग्रीमेंट में, जिससे मैं राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड कर सकूं? जबरदस्त जबरदस्त, में लीज टर्म। और जल्दी से बता दें, और जल्दी से बता दें। सिर्फ वर्ड्स यूज करने हैं सर, सिर्फ वर्ड यूज करने हैं। लीज पेमेंट, लीज रेंटल, जबरदस्त। टर्म्स भी आ गई, लीज पेमेंट भी आ गई। अब क्या करता हूं मैं, अगला काम क्या करता हूं? जबरदस्त, डिस्काउंट रेट। और फिर इनके बेसिस पे मैं इनको रिकैलकुलेट कर लेता हूं प्यारे बच्चों। डन हो गया? क्लियर है? यहां जो एग्रीमेंट देखूंगा इसमें ये देखूंगा, वहां जो सेल्स का एग्रीमेंट देखूंगा इसके लिए मैं ये चीजें देखूंगा प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? और गेन ऑन डिस्पोजल, अब अगर ये भी वेरीफाइड है, फेयर वैल्यू भी वेरीफाइड है, कैरिंग अमाउंट भी वेरीफाइड है,
तो मैं अब इस पे लिखूंगा इंश्योर कि जो गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड हुआ है वो सिर्फ परसेंटेज ऑफ डिस्पोजल की हद तक रिकॉर्ड हुआ है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अब अगर आप अपना आंसर देखें, सुनिएगा मेरी बात को, अपने आंसर की कंप्लीटनेस अगर इंश्योर करनी है ना आपने, अगर आपने अपने आंसर की कंप्लीटनेस इंश्योर करनी है, अब इसको देखिएगा गौर से, बड़े गौर से देखना है इसको। ये वेरीफाई हो गया? जल्दी हाँ या ना में जवाब दें। ये वेरीफाई हो गया? ये वेरीफाई कर लिया एग्रीमेंट से? कैरिंग वैल्यू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रेस कर लिया? खत्म हो गई प्यारे बच्चों बात, डन हो गया। सेल एग्रीमेंट से कैश प्रोसीड्स देख ली? अपने आंसर की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए आप ये समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं जब आईएफआरएस से आइजा की तरफ जा रहा हूं प्यारे बच्चों, जब मैं आईएफआरएस से आइजा की तरफ जा रहा हूं, मैं इतना स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट आंसर लिख रहा हूं कि जो यहाँ पे लिख रहा हूं उसी को रिस्क में लिख रहा हूं, उसी के अगेंस्ट प्रोसीजर्स लिख रहा हूं प्यारे बच्चों को। यहां तक बात समझ आती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये CFF 6 में भी हरकत होती है और ये MSF 1 में भी हरकत होती है। ये जो सवाल है मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं इसका, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। मैंने आपके लिए ये चीज नोट करके रखी है। ये जो सवाल आया है, ये सवाल कहां से आया है प्यारे बच्चों? जल्दी थोड़ा जवाब दे। सेल एंड लीज बैक से आया है। सेल एंड लीज बैक से 2 बार सवाल आ चुके हैं। एक क्वेश्चन 1 लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन 2 लिख रहा हूं। क्वेश्चन 2 ये वाला है। क्वेश्चन 1 कौन सा वाला था जल्दी से बताते हैं? क्वेश्चन 1 कौन सा वाला था? क्वेश्चन 1 था व्हेन देयर इज अ सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन एट, छेदी छेदी, एट मार्केट टर्म्स। इससे पहले जो सवाल आया था वो कौन सा आया था? एट मार्केट टर्म्स। ये जो सवाल आया है ये कौन सा आया है? ये जो प्यारे बच्चों सवाल आया है ये कौन सा आया है? ये आया है एट, और पूरा आंसर सही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक फर्क है, सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, ये वाली चीज है। एनी बिलो मार्केट टर्म शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ प्री पेमेंट ऑफ लीज पेमेंट्स। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? इट मीन्स वो अगली अटेम्प्ट में आपसे कौन सा पूछ सकता है? एनी अबव मार्केट टर्म शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ एडिशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय द बायर लेसर टू द सेलर लेसी। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगली बार वो आपसे ये पूछ लेगा, इस अटेम्प्ट में वो आपसे इसी सेल एंड लीज बैक को पूछेगा, लेकिन ये वाली हरकत कर देगा प्यारे बच्चों। क्या प्यारे बच्चों यहां तक बात समझ आती है आपको? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया प्यारे बच्चों। आपके सामने ये सवाल पेश किया जाता है, काइंडली इसको रीड कर लो। आपके सामने प्यारे बच्चों ये सवाल पेश किया जाता है, काइंडली इसको रीड कर लो। प्यारे बच्चों आज आप समझ रहे हैं ना, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने 315 भी पढ़ लिया, हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस भी देख ली, हमने आइजा 320 मटेरियलिटी भी देख लिया, हमने आइजा 500 मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी देख लिया, हमने आइजा 620 ऑडिट एक्सपर्ट भी देख लिया, हमने रेवेन्यू के लेजिस के प्रोसीजर्स भी देख लिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जबरदस्त। दूसरा सवाल पढ़े। ये आपने पढ़ना है प्यारे बच्चों, ये आपने पढ़ना है। चलें जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी छेती छेती।
भाई पढ़ाओ, कोई मसला लग रहा है इसमें? Lahore Builders purchased a land of rupees 150 million in June 2020, which was recognized as an investment property from that date. ठीक है, आपने एक लैंड खरीदी, इसको कहाँ क्लासिफाई किया? आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई किया. As the intention was to build a property that will be used as a mixed residential and office spaces in line with many other developments. सही है जी. In 2021, Lahore Builders has submitted the construction plan with the Building Control Authority to create the offices that will take form of co-working spaces in which several small business will rent a desk or area within the overall larger office. The change to co-working space reflects a change in demand in the sector and means that the Lahore Builders will be responsible for providing a wide range of services to those rent a space. Construction plans have also been submitted regarding the residential apartment, which will be rented out as a serviced apartment when the development is complete. Service apartments are more like a hotel services when the apartment will be cleaned and maintained by the Lahore Builders. हाँ जी, क्या मसला है? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई की भी है? नहीं नहीं, क्या हो गया शाहजेब, क्या हो गया भाई? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया हुआ है मैंने, लेकिन हुआ क्या? मैं कह रहा हूं यार ये जगह है एक, ये एक जगह है, सही है. कोविड आ चुका है, कोविड आ चुका है, लोग पूरे पूरे फ्लोर तो ले नहीं रहे, सही है. लोगों को बस एक जगह चाहिए ताकि वो बैठ के वहां पे काम कर लें. स्टार्टअप का बिजनेस ज्यादा है, तो एक को वर्क स्पेस बनाता हूं मैं, और मैं इनको बेतहाशा सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा. मैं इनको बेतहाशा सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा प्यारे बच्चों. इसका मतलब है कि क्या इसके अंदर ये सर्विसेज शामिल है? अगर इसके अंदर सर्विसेज शामिल है, और प्यारे बच्चों अगर ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, अगर ये सर्विसेज सिग्निफिकेंट हो जाती है प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होगा? जल्दी से, छेती छेती. सर फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है प्यारे बच्चों, फिर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है. मोवन पिक के पास जो उनका पूरा जो प्रेमिसेस है, हालांकि वो रेंट पे देते हैं आप लोगों को, लेकिन वो सिर्फ जगह रेंट पे नहीं देते, उसके अलावा वो 10,000 सर्विसेज आपको देते हैं, और वहां पे सर्विसेज का पोर्शन ज्यादा सिग्निफिकेंट है, तभी वो पीपी में रिकॉर्ड होता है. अगर मैं जगह दे दूं, मेरे को तुम जानो, सफाई तुम्हारी, सारी सर्विसेज तुम्हारी, सब कुछ तुमने करना है, मैंने कुछ नहीं करना, तब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. क्या यहां तक बात समझ आती है? यहाँ पे किस चीज का रिस्क आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे किस चीज का रिस्क आ गया? जल्दी से छेती छेती बता दें. क्लासिफिकेशन का. और क्यों क्लासिफिकेशन का? कि ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज हैं, अगर ये सिग्निफिकेंट हो गई तो ये पीपी में फॉल कर जाएगा, ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में फॉल कर जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करेगा प्यारे बच्चों. एज एन ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन है. और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन में एक और रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन प्यारे बच्चों ये आ जाएगी, सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसका ये क्लियर है? ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आईएफआरएस की बातें कर रहा हूँ, सही है. ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आईएफआरएस की बातें कर रहा हूँ. इससे इंपैक्ट क्या आएगा? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? नहीं बच्चों, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें. क्या इंपैक्ट आएगा? बच्चों अगेन कह रहा हूं, ऐसा ना करें. बच्चों अगेन कह रहा हूं, इससे क्या इंपैक्ट आएगा? जल्दी से बता दें. प्यारे बच्चों सबसे बड़ा मसला, जब आपने इसको खरीदा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई किया था, ये बिल्कुल सही था. आगे जाके सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए और ये क्या बन गया? ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बन गया. प्यारे बच्चों जब ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होगा, और जब मैं इसको यहां से लेके यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं एक फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहा हूँ. ये जो फेयर वैल्यू मैंने डिटरमाइन करी होगी, क्या ये पीएनएल में जाएगी? प्यारे बच्चों क्या ये पीएनएल में जाएगी? अगर तो मैनेजमेंट इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई कर रही है,
तो फॉरेन से इसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिफरेंस लिया होगा, फॉरेन से इसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिफरेंस लिया होगा, और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंपैक्ट ले गई होगी प्यारे बच्चों। लेकिन अगर ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गई है, अगर ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गई है, जल्दी छेती छेती, और अब मैं ईयर एंड पे उसको रिवैल्यू करने जा रहा हूं, तो उस दिन जो उसकी फेयर वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, वो उसकी क्या तस्वीर की जाएगी, वो उसकी क्या तस्वीर की जाएगी, वो उसकी डीम्ड कॉस्ट तस्वीर की जाएगी। क्या इसको मैं पीएनएल में लेके चला जाऊंगा? यहां से यहां तक का जो फेयर वैल्यू का डिफरेंस है, क्या मैं इसको पीएनएल में लेके चला जाऊंगा प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती। ये सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़े इसको। If an entity provides ancillary services to the occupants of its property, the property is accounted for as investment property provided services are an insignificant portion of the arrangement. लेकिन सवाल में क्या वर्ड यूज हो रहा है? सवाल में वर्ड यूज हो रहा है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, ऐसा ही है भाई। और ये उसकी मजीद इलस्ट्रेशन लिखी, और ये होटल प्रॉपर्टी की भी इलस्ट्रेशन लिखी, जो कि आपने पढ़ना है। Transfer from investment property to owner occupied property. When investment property carried at fair value is transferred to owner occupied property, the property's deemed cost for the subsequent accounting in accordance with IAS 16 is its fair value at the date of change in use. और चेंज इन यूज कब हुए? जब आपके हालात चेंज हो गए, जब आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, उस दिन आपने जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन करी होगी प्यारे बच्चों, वो उसकी डीम्ड कॉस्ट तस्वीर की जाएगी। डन हो गया? उससे पहले अगर फेयर वैल्यू कराएगी और उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, तो वो तो पीरियड में लेके चले जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपके पास आईएफआरएस की दो इंप्लीकेशंस मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? जी बिल्कुल शायान, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। उसके बाद जब आप फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, जो सब्सिक्वेंट होगा वो कहा जाएगा। बस जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मेरी बात सुनिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को। आपने 1 जनवरी 2021 को एक लैंड खरीदी, और ये लैंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल कर गई, ठीक है? ये डेफिनेशन में फॉल कर गई, सही है। 30 सितंबर 2021 को 30 सितंबर 2021 को आपने कहा, यार ये लैंड जो है ना, इसमें अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ और ये सब करूंगा। और 30 सितंबर को ये कहाँ फॉल कर गई प्यारे बच्चों? ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में, सही है। 30 सितंबर को ऐसा हुआ है। इससे पहले तक ये क्या था? इससे पहले इट मीन्स इस डेट और इसके बाद ये पीपी रहेगा। इससे पहले जो आपने अकाउंटिंग करी थी बिल्कुल सही थी, बिकॉज उस वक्त जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस थे वो ठीक थे। उस वक्त जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस थे उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही थी। हाँ, अगर ये एरर हो गया था तो पुराना वाला पीएनएल भी रिवर्स होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? यूं समझने की कोशिश करिएगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? बच्चों आपने एक काम करना है। ये जो डेवलपमेंट ऑफ को वर्किंग स्पेस एंड सर्विस अपार्टमेंट है, और ये ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये जो दो सिनेरियो आप देख रहे हैं, हम CFF 6 के बेतहाशा सवाल कर चुके हैं। क्या CFF 6 में आज तक उसने ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल पूछा है, या कभी उसने एंसिलरी सर्विसेज का सवाल पूछा है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों मार्क कर लें, इस अटेम्प्ट में आएगा। मार्क करके रख लें, इस अटेम्प्ट में आएगा। यहां तक बात समझ आती है? शायद मैं वो भी कराऊंगा बच्चा, वो भी कराऊंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगली क्लास से पहले आपने ये पढ़ के आना है और उसको ड्राफ्ट करके आना है। ये कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों?
देखिए 50 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सही है, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों, सवाल इतना सा सवाल आपको सिर्फ दे रहा हूँ, इतना सा सवाल आपको दे रहा हूँ, 3 चीजें बना देना, 3 हेडिंग डाल देना। पहली हेडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन की, दूसरी हेडिंग ऑडिट रिस्क की, तीसरी हेडिंग सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हम करेंगे, और हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर। तो जो आपके पेपर का 50-60 नंबर होता है प्यारे बच्चों, उसमें हम उसको चेक कर लेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों। इसके बाद और भी सवाल है, आगे और जबरदस्त चीजें लिखी हुई है, सुन ले मेरी बात को, ये देखिएगा सवाल को। ब्रीच ऑफ कॉन्वेनेंट आइजा 570 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो रहा होगा और रिवाइज हो रहा होगा। यहाँ पे जब आप सवाल पढ़ेंगे, यहाँ पे आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई हो रहा होगा, और कोड ऑफ एथिक्स ऐसे अप्लाई हो रहा होगा कि 2-3 सिनेरियो साइमल्टेनियसली अप्लाई हो जाएंगे प्यारे बच्चों। और इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स के साथ ही आईएफआरएस की इंप्लीकेशन है, आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन की इंप्लीकेशंस भी है। कोड ऑफ एथिक्स के साथ आईएफआर, आइजा की बात नहीं कर रहा, कोड ऑफ एथिक्स के साथ आईएफआरएस की इंप्लीकेशन है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या ये सवाल आप एक बार अच्छे से घर से पढ़ के, ये अपेंडिक्स 3 और ये अपेंडिक्स 4, तो आप सोचे ना, एक छोटा सवाल है कोड ऑफ एथिक्स डन हो गया, ये छोटा सवाल है गोइंग कंसर्न डन हो गया, ये 2 सवाल है रिस्क ऑफ प्रोसीड डन हो गए प्यारे बच्चों। तो 1 घंटा अगर आप लगाएंगे तो अगली क्लास में हम उसको ज्यादा ज्यादा सवाल कर सकेंगे प्यारे बच्चों। और एक टेक्निक पता चल गई, तो वो टेक्निक अब आपने खुद अप्लाई करनी है। आईएफआरएस लिखा, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन, उसके बेसिस पे रिस्क, उसके बेसिस पे प्रोसीजर्स। ये कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों? फायदा हुआ प्यारे बच्चों आज की क्लास का कुछ? ये चीज CFF6 में बहुत ज्यादा मिसिंग है, चांसेस है CFF6 में भी पूछ सकता है। और MSF1 वालों, आप लोगों को भी आई होप आपको फायदा हो गया होगा, एटलीस्ट इतना पता चल गया होगा कि आईएफआरएस से आइजास को कैसे कनेक्ट करते हैं, और जो सवाल एक ही सवाल होता है उसके अंदर आईएफआरएस और आइजा, जो कि मुश्किल सवाल है, उसमें हम आईएफआरएस को कैसे करते हैं। ये MSF1 का समर 2021 का क्वेश्चन 1 है। आप चाहें तो इसको खुद भी डाउनलोड कर सकती हैं, अगर आप मुझसे कहती है मैं भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, बात नहीं। ग्रुप पे सिर्फ आरिज को एक मैसेज कर दें कि समर 2021 क्वेश्चन नंबर 1 पोर्टल पे और व्हाट्सएप पे दोनों पे शेयर कर दें, बिकॉज मेरी लॉ की क्लास है। जजाकल्ला मेरे भाई, जजाकल्ला शाहजेब साहब, जजाकल्ला। चलें बच्चों, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी मेहनत आप करिएगा, इंशाल्लाह हफ्ते में हमारी 3 से 4 क्लासेस होंगी, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा प्यारे बच्चों। थैंक्स अलॉट, बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों।